देखिए आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री का यह दूसरा लेक्चर है। ओके, धीरे धीरे करके हम सारा सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रामायण की बात बोलेंगे तो रामायण के 7 कांड हैं। रामायण के कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। रामायण को संस्कृत में कौन लिखे थे? तो यह लिखे थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण को संस्कृत में लिखे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद पूछ लिया आपसे कि फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो यह किए थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, अब देखिएगा रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो यह किए थे कीर्तिवास। कौन किए थे? कीर्तिवास किए थे। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रामायण के बांग्ला में अनुवाद कौन किए, फारसी में अनुवाद कौन किए, संस्कृत में कौन लिखे, ये सब डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो बांग्ला भाषा में पूछेगा तो कीर्तिवास, फारसी भाषा में पूछेगा तो अब्दुल कादिर, और संस्कृत में पूछेगा तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, अब देखिएगा तमिल भाषा में अनुवाद कौन किए थे रामायण का? तो वह किए थे फर्स्ट कवि थे वही कंबन किए थे तमिल भाषा में अनुवाद रामायण का। ठीक है, अब देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहलाता है महाभारत। क्या कहलाता है? महाभारत। महाभारत का पुराना नाम पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ओके, अब देखिएगा महाभारत को कौन लिखे थे संस्कृत में? तो वेद व्यास लिखे थे। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद कौन किए थे? रज़्मनामा। फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद कौन किए थे? रज़्मनामा किए थे। ठीक है, तमिल में अनुवाद कौन किए थे? ठीक है, रामायण मतलब महाभारत का तमिल में अनुवाद कौन किए थे? तमिल में अनुवाद पूछेगा महाभारत के कौन किए थे? तो पेरू देवनार जो है ये तमिल में अनुवाद किए थे महाभारत का। फारसी भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो कादिर बदायूनी जो है फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रामायण बोले या फिर महाभारत बोले, दोनों का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? कादिर बदायूनी किए थे। यहाँ भी देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी जो किए थे ये रामायण और महाभारत दोनों का फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? वह किए थे अलाउद्दीन नुसरत खां। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कौन किए थे? अलाउद्दीन नुसरत खां। ठीक है, अब देखिए नोट में यहाँ लिखा है पिरामिड का देश पूछेगा आपसे। तो पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? कीर्तिवास को। पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? इजिप्ट को। पिरामिड का देश किसे बोला जाता है? इजिप्ट को। पिरामिड का देश इजिप्ट को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब हम देखने वाले हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उसके गुरु। प्रमुख व्यक्ति और उसके गुरु आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? तो वह है विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए, दोनों एक ही नाम है। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। सिकंदर के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु पूछ लिया तो प्लूटो। अरस्तु के गुरु पूछ लिया तो प्लूटो। ओके, प्लूटो के गुरु पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? सुकरात। प्लूटो के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सुकरात। ओके, महात्मा गांधी के गुरु पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के गुरु सेम थे। GK मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बोलेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों याद रखिएगा। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? MG रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। ओके, अब देखिएगा आगे। कबीर दास के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? रामानंद। कबीर दास के गुरु रामानंद।
सूरदास के गुरु पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वल्लभाचार्य। रैदास के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? रामानंद। ठीक है, तो रैदास और कबीरदास दोनों के गुरु रामानंद है। ठीक है, रैदास और कबीरदास दोनों गुरु कौन है? रामानंद है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। ओके, रामानंद के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राघवानंद। रामानंद के गुरु पूछेगा तो राघवानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। ओके, तुलसीदास के गुरु कौन है? वह है बाबा नरहरि। तुलसीदास के गुरु कौन है? बाबा नरहरि। ठीक है, ये जो है बेसिक चल रहा है, बिल्कुल एकदम हिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। धीरे धीरे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। सुभाष चंद्र बोस के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। एओ हुम के गुरु पूछेगा तो एमजी रनाडे। एओ हुम के गुरु पूछेगा तो एमजी रनाडे। और एमजी रनाडे और किसके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, दोनों के गुरु याद रखिएगा। एहो हुम और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन है? एमजी रनाडे। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, शिवाजी के गुरु पूछेगा तो दादा कौंडदेव। शिवाजी के गुरु कौंडदेव। शिवाजी के गुरु कौंडदेव। महात्मा बुद्ध के गुरु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन है? अलार कलाम। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। तानसेन के गुरु कौन है? शेख मोहम्मद गौस। शेख मोहम्मद गौस, ये तानसेन के गुरु कौन है? शेख मोहम्मद गौस। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो गुरु कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। तो ये हम क्या देखे? प्रमुख गुरु देखे, रामायण के कांड देखे, सब चीज़ देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम देखने वाले हैं भारत के बारे में। देखिए, भारत का नामांकन समझिएगा। भारत का नामांकन कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो समझिएगा। भारत का जो विस्तार है ये उत्तर में हिमालय पड़ता है और दक्षिण में कन्याकुमारी पड़ता है। तो उत्तर से दक्षिण तक जो है ये भारत का विस्तार है, मतलब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो है भारत का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, भारत को भारतवर्ष कहा, भारत को भारतवर्ष कहा गया किसमें? तो महाभारत प्लस पुराणों में। भारत को भारतवर्ष कहा गया है किसमें? महाभारत प्लस पुराणों में कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। भारत को आर्य द्वारा क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। भारत को आर्य द्वारा क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, यूनानी जब आए थे, जिसे बोलते हैं ग्रीक, ये भारत को क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इंडिया नाम दिया था। ठीक है, मुस्लिम जब आगमन हुए थे तो देखिए, मुस्लिम आगमन हुए कब थे? 712 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, और मुस्लिम जब आगमन हुआ था तो भारत को क्या नाम दिया गया था? हिंदुस्तान नाम से पुकारा गया था। भारत को हिंदुस्तान नाम कौन दिया? तो मुस्लिम के द्वारा दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, भारत को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया है। ओके, अब देखिए नोट में क्या लिखा है। भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है पहली बार हाथी गुफा अभिलेख से किया गया है। भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है या फिर भारतवर्ष का जो उल्लेख किया गया था पहली बार किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल ही अभी बेसिक से लेके चल रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास जानने का जो स्रोत है, मुझे पढ़ना क्या क्या है? तो धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि वेद वेदांग के बारे में जानेंगे। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशियों से प्राप्त विवरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ये सब बेसिक है जो आपको देख के चलना है, बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तिब्बती लेखक ये सब जो आए थे भारत, ये सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या क्या बोले? अभिलेख, मुहर, स्मारक, बर्तन, ये सब जो खोजे गए थे या फिर मिले थे, ये सब देखने को मिलेगा। तो पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में, जिसमें पहले जानेंगे वेद के बारे में। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, वेद के बारे में अगर बोलेंगे तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है,
वेद के रचयिता पूछ लिया आपसे, तो वेद के रचयिता जो है यह महर्षि द्वैपायन एवं वेद व्यास को कहे जाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जो है वेद के रचयिता है। और वेद कितने हैं? तो 4 गो वेद है। ओके, आप समझिएगा। वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? तो आयुर्वेद बोले जाते हैं। ठीक है, वेद के उपवेद को आयुर्वेद बोले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, वेद में सबसे प्राचीन वेद पूछेगा। वेद तो 4 गो होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 गो वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10 गो मंडल है। ओके, सूक्त कितना है? तो सूक्त 1028 है। मंडल बोलेगा तो 10 और सूक्त बोलेगा तो 1028 है। ठीक है, ऋचाएँ कितनी है? ऋचाएँ ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोले जाते हैं? तो बोले जाते हैं होत्री। क्या बोले जाते हैं? होत्री बोले जाते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोले जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, उसकी चर्चा है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है, जो सबसे बड़ा मंडल बोले जाते हैं, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी चर्चा है और किसके बारे में बोला गया है? तो पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। पुरुष सूक्त का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे जो लोगों का बंटवारा किया गया है ये जातियों के आधार पे किया गया है। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। पुरुष सूक्त में 4 गो आते हैं। ठीक है, कौन कौन आएंगे? ब्राह्मण आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, वैश्य आएंगे और शूद्र आएंगे। ठीक है, कहा जाता है कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के मुंह से हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है। ठीक है, और वैश्य का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के किससे हुआ है? जांघों से हुआ है। किससे हुआ है? जांघों से हुआ है। और शूद्र का जो जन्म हुआ है ये ब्रह्मा के किससे हुआ है? पैर से हुआ है। किससे हुआ? पैर से हुआ है। तो शूद्र का जन्म पैर से। ठीक है, जांघ से किसका जन्म हुआ है? वैश्य का। क्षत्रिय जो जन्म लिया है ये ब्रह्मा से किससे जन्म लिया है? ये लिया है भुजाओं से। ठीक है, और मुख से किसका जन्म हुआ है? ब्रह्मा के मुख से तो ब्राह्मण का जन्म हुआ, ये कहा जाता है। ठीक है, आप समझिएगा। देखिएगा, अब देखते हैं दूसरा। ऋग्वेद में सारा चीज़ देख लिए हम, 10वां मंडल में क्या क्या चीज़ के बारे में बोला गया है। तो अब देखते हैं दूसरा वेद। ठीक है, दूसरा वेद में आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद। क्या देखने मिलेगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को बोला जाता है धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोले जाते हैं? धनुर्वेद बोले जाते हैं। ओके, आप समझिएगा। गद और पद वाला वेद पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। यश संबंधी प्रावधान जो मिलते हैं ये यजुर्वेद से मिलते हैं। यज्ञ संबंधी प्रावधान किससे मिलते हैं? यजुर्वेद से मिलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अधर्वायु। क्या बोलते हैं? अधर्वायु बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधर्वायु बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा। तीसरा देखते हैं सामवेद। क्या देखते हैं? सामवेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्ववेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्ववेद। सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? गंधर्ववेद बोलते हैं। ठीक है, इसका वर्णन जो मिलता है, मतलब सामवेद में किसका वर्णन मिलता है? तो संगीत के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं म्यूजिक। ओके, म्यूजिक मतलब संगीत के बारे में जो वर्णन मिलता है ये वेद में, सामवेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, सामवेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? उदात्री। सामवेद जो पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदात्री। सामवेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। ओके, चौथा है अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं?
शिल्प वेद बोलते हैं। अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? शिल्प वेद बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो जादू टोना वैशीकरण, जादू टोना वैशीकरण, भूत पिशाच जो भी आते हैं सारा जो है अथर्ववेद में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को पढ़ने वालों को बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। ओके, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, स्मृति। स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति बोलेगा तो मनु स्मृति याद रखिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा वेद देख लिए हम, चारों वेद देख लिए। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एवं ऐत्रेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एवं ऐत्रेय। अब देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का डिफिनेशन की अगर बात बोलेंगे तो वेद की गद्य रचना को ही ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। वेद की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? कौशिकीय एंड तैत्रीय। कौशिकीय एवं तैत्रीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। ओके तो ऋग्वेद देख लिए। अब देखते हैं दूसरा सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो तैत्रीय एवं शतपथ। तैत्रीय एवं शतपथ बोलते हैं। तैत्रीय एवं शतपथ किसके हैं ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते हैं? तैत्रीय एवं शतपथ। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जैमिनीय। क्या बोलते हैं? जैमिनीय। ठीक है, जैमिनीय एवं पंचविश। जैमिनीय एवं पंचविश, जैमिनीय एवं पंचविश बोलते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? जैमिनीय एवं पंचविश। जैमिनीय एवं पंचविश बोलते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ बोलते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? गोपथ बोलते हैं। जितने भी लोग नए हैं ये वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला कंटेंट अब तक पहुंच सके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 को ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, प्रमुख वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ देखे अच्छे से। ओके, अब समझिएगा आगे देखेंगे आरण्यक। अब देखिए आरण्यक किसे बोलते हैं? तो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ को आरण्यक बोलते हैं। जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उसे बोलते हैं आरण्यक। क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। ओके, अब समझिएगा। उपनिषद यहाँ समझते। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना या गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। सबसे प्राचीन उपनिषद पूछेगा तो क्या बोलेंगे? छंदोक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है? छंदोक उपनिषद। ठीक है, आप समझिएगा। एक होते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से हम क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। मुंडकोपनिषद से क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। मुंडकोपनिषद से क्या लिए हैं? सत्यमेव जयते लिए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख वेद देखे, ठीक है, आरण्यक देखे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ये सब हम देख लिए। और ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक लेक्चर नहीं देखें तो देख के आइएगा और इसके बाद ये सब चीज़ पढ़िएगा, ताकि हम कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहते हैं कि आप लोग को लुसेंट समझ में नहीं आया। ठीक है, शुरू से लेकर अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और जितने भी लोग स्टूडेंट या फिर जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार लुसेंट पढ़ रहे हैं वो तो शुरू से लेक्चर देख के ही आइएगा। ठीक है, विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल ही लुसेंट समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है वेलोसिटी क्लासेस पे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर छूटे। ठीक है, ये हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या पढ़ लिए थे वो हम देख लेते हैं। देखिए उपनिषद के बारे में हम देख लिए थे। ठीक है, उपनिषद की संख्या बोलेंगे तो 108। उपनिषद की संख्या 108 है। अब देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा का अध्ययन करना या गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, ये उपनिषद का अर्थ होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सबसे प्राचीन उपनिषद अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा छंदोक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोक उपनिषद।
ठीक है, अब देखिएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की जो जानकारी मिलती है या फिर सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ओके, अब देखिएगा आगे एक है जवालोपनिषद। क्या बोलते हैं? जवालोपनिषद। ठीक है, जवालोप उपनिषद। इसमें किसके बारे में बोला गया है? तो समझिएगा मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम की जानकारी मिलती है। किसमें? तो जवालोप उपनिषद में मिलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मनुष्य के जीवन की 4 जो जानकारी मिलती है तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य के गृहस्थ जीवन की आयु क्या होनी चाहिए, वानप्रस्थ की आयु की जीवन क्या होनी चाहिए, शादी की उम्र क्या होना चाहिए, सारा इसमें बताया गया है। अब देखिएगा बोलेंगे अगर ब्रह्मचर्य के बारे में तो ब्रह्मचर्य रहने की जो आयु बताई गई है ये 0 से 25 वर्ष बताई गई है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर आप 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अगर आप रहते हैं तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मेंटली फ्री रहेंगे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो है बहुत सारे गुरु और बहुत सारे शिक्षक लोग भी बोलते हैं। ठीक है, कि ब्रह्मचर्य की जो जीवन की आयु होनी चाहिए 0 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य किस टाइम रहना चाहिए? खासकर स्टूडेंट लाइफ में रहना चाहिए ब्रह्मचर्य। ठीक है, 0 से 25 वर्ष की आयु। अब देखिए गृहस्थ जीवन के बारे में बोला गया है, मतलब कि गृहस्थ जीवन आपको बसा लेना है। ठीक है, 25 से और 50 के बीच अगर आपकी आयु हो रही है या हो गई है तो आपको गृहस्थ जीवन पे ध्यान देना चाहिए, गृहस्थ जीवन आपको बसा लेना चाहिए। ठीक है, वानप्रस्थ में बोला गया है कि 50 से 75, वानप्रस्थ बोला गया है कि 50 से 75 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सन्यासी के बारे में बोला गया है कि अगर आपकी आयु 75 वर्ष या 100 वर्ष के बीच है तो सन्यासी जीवन जीना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, ये सन्यासी के बारे में बोला गया है। तो ब्रह्मचर्य के लिए 0 से 25, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 और सन्यासी के लिए 75 से 100। ठीक है, और ये चारों आश्रम की जानकारी किसे मिलती है? जवालोप उपनिषद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, अब देखने वाले हैं वेदांग के बारे में। वेदांग समझने का प्रयास करिएगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। अब देखिए वेदांग किसको बोलते हैं तो समझिएगा, इसकी जो जानकारी मिलती है या फिर वेदों की जो रचना हुई थी वो समझिएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए, ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है वेदांग की रचना हुई थी। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं ना। तो वेद को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। और वेदांग कितने हैं? तो 6 है। और 6 वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। क्या बोले? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ये 6 गो वेदांग है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे पुराण। अब देखने वाले हैं पुराण। देखिए पुराण की अगर बात बोलेंगे तो पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18 है। ओके, अब समझिएगा सबसे प्राचीन पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा पुराण के अगर रचयिता पूछ लिया आपसे, पुराणों के अगर रचयिता पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? पुराण के जो रचयिता हैं यह लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे प्रमुख वंश की जानकारी जो मिलती है पुराणों से मिलती है। अब देखने जा रहे हैं कि कौन से वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। जैसे कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आपको पता ही होगा कि विष्णु भगवान के मौर्य हैं, मौर्य होते हैं ना, सर पे मोर होते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वैसे ही वायु चलती है तो गुप्त माध्यम में चलती है, तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आप ऐसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो मिलती है आंध्र सातवाहन वंश की। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अब ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे, ध्यान समझिएगा। देखिए पूछेगा आपसे वैदित्री, वैदित्री किस वेद को बोले जाते हैं? तो समझिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद मिल के जो है वैदित्री वेद कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैदित्री में कौन कौन आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। समझिए ऐतिहासिक स्रोत में जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। जैन ग्रंथ के अगर बोलेंगे तो जैन ग्रंथ जो लिखा गया है यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम बोला जाता है। ठीक है, प्रारंभिक जैन ग्रंथ की जानकारी किस बुक से मिलती है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ की जानकारी किस बुक से मिलती है? तो कल्पसूत्र से मिलती है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ की जानकारी कल्पसूत्र से मिलती है। ठीक है, और कल्पसूत्र के लेखक पूछ लिया आपसे तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के बोलेंगे, बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया है यह पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। दोनों आपको याद रखना है। और समझिएगा बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं, और जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। जैन साहित्य को आगम और बौद्ध साहित्य को जातक बोलते हैं। दोनों याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य को जातक और जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संग्रह के बारे में समझिएगा। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के जो संग्रह मिलते हैं ये त्रिपिटक में रखा गया है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह रखा गया है ये त्रिपिटक में रखा गया है। और त्रिपिटक में 3 गो आते हैं, और कौन कौन पिटक हैं वो समझते हैं। तो पहला याद रखिएगा शुद्ध पिटक, पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बोला गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में रखा गया है, और त्रिपिटक ये सब है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा, हीनयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ समझिएगा। बौद्ध धर्म की जो शाखा है वो हीनयान शाखा है, और हीनयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ अगर पूछेगा आपसे तो कौन सा है? हीनयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ में कौन रखे गए हैं, कौन आते हैं? तो वो कथा वस्तु। हीनयान शाखा के प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु, कथा वस्तु। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, कथा वस्तु। अब हम देखने जा रहे हैं प्रमुख ग्रंथ एवं लेखक। प्रमुख ग्रंथ एवं लेखक कहने का अर्थ ये हो गया, पूछेगा आपसे कि ये ग्रंथ के लेखक कौन है तो आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि महाभास के लेखक कौन है? वो पतंजलि है। महाभास के लेखक पतंजलि, महाभास के लेखक पतंजलि। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। आप लोग को इस बात का विश्वास दिलाते हैं, कम टाइम में मेरी इतना कंटेंट अगर कोई दे देगा यूट्यूब पे तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कोई नहीं देगा मेरे इतना कंटेंट। कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अगर आप मेरा 14 मिनट का वीडियो, 15 मिनट के वीडियो, 20 मिनट के अंदर जो मेरा वीडियो रहता है उसमें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं 1.5 घंटा या 2 घंटा का वीडियो आप देख लिए हैं। समझ लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा वीडियो कम टाइम का रहता है और कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, महाभास के लेखक पतंजलि, रासतरंगिणी के लेखक कलहन, और रासतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस बुक में मिलती है, किस ग्रंथ में मिलती है? तो रासतरंगिणी ग्रंथ में मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लेखक कलहन है। ठीक है, आप समझिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसको विष्णुगुप्त बोले जाते हैं, और विष्णुगुप्त या चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और पीएम का काम करते थे, मतलब पीएम के पद पे थे चाणक्य। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक पे आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीतिक पे आधारित है। अब समझिएगा आगे, बुद्ध चरित्र के लेखक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अश्वघोष।
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क कुषाण वंश से रिलेट रखते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ओके, अब देखिएगा, बौद्धों का रामायण पूछेगा किससे बोले जाते हैं? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र। ओके, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्तम। ओके, मुद्रा राक्षस, देखिए फिर से बोल देते हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ऐसे होगा। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त, ऐसे होगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, ये होगा। तो दोनों बुक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखदत्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, जिसके लेखक कौन है? शूद्रक। रत्नावली नागनंद प्रियदर्शिका, रत्नावली नागनंद प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के शासक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रत्नावली नागनंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन इसके लेखक है। रत्नावली नागनंद प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन। कादम्बरी हर्षचरित, कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कुमार पाल चरित के लेखक कौन है? हेमचंद। कुमार पाल चरित के लेखक कौन है? हेमचंद है। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बिल्हन है। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बिल्हन है। बसंत विलास के लेखक कौन है? बालचंद। बसंत विलास के लेखक कौन है? बालचंद है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं आगे, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनायक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयनायक है। कृति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। कृति कौमुदी के लेखक कौन है? सोमेश्वर। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन। ओके, अब समझते हैं आगे, प्रमुख दर्शन देखते हैं। प्रमुख दर्शन टोटल कितने दर्शन है? तो 6 गो दर्शन है। तो पहला देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। ओके, योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कनाद। वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कनाद। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के लेखक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? बादरायण। उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है? बादरायण। ओके, अब देखते हैं आगे, विदेशों से प्राप्त विवरण। विदेशों से प्राप्त विवरण मतलब इसमें हम जानेंगे कि कौन सा यात्री आए थे भारत और क्या काम किए थे, इसके बुक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि चीनी यात्री, चीनी यात्री में एक आए थे फाहियान। चीनी यात्री में एक कौन थे? फाहियान। फाहियान के बुक के बारे में बोलेंगे तो फोकाकी। इसके बुक का क्या नाम है? फोकाकी। ठीक है, ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, और ये किस वंश से है? चंद्रगुप्त द्वितीय तो गुप्त वंश से है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से है? गुप्त वंश से है। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहे जाते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। दूसरा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बुक कौन सा है? सी यू की किसका बुक है? ह्वेनसांग की बुक है। ठीक है, ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और हर्षवर्धन जो है ये वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ह्वेनसांग जो है उपाधि कौन कौन धारण किए थे, याद रखना है। ठीक है, ह्वेनसांग की उपाधि क्या नाम है? शाख मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित। शाख मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित किसे बोले जाते हैं? तो ह्वेनसांग को बोले जाते हैं। ठीक है, शाख मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित किसे बोले जाते हैं? ह्वेनसांग को बोले जाते हैं। और ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, जो कि वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, ह्वेनसांग जो अध्ययन करने के लिए आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन करने के लिए आए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को
कौन बनाए थे? तो कुमार गुप्त बनाए थे। कौन बनाए थे? कुमार गुप्त बनाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाए थे? कुमार गुप्त बनाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं इत सिंह। इत सिंह और संयुगन, ये भी चीनी यात्री ही थे। इत सिंह और संयुगन कौन थे? चीनी यात्री थे। ओके, ये चीज भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अरब यात्री। अरब यात्री में एक याद रखना है आपको, अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी किसके दरबार में आए थे? तो महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। अलबरूनी किसके दरबार में आए थे? महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। ठीक है, अलबरूनी का कौन सा बुक है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। ओके, अब देखते हैं आगे इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक थे। ठीक है, और पागल सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहे जाते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ओके, रक्त पिपासु शासक भी बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोले जाते हैं। ओके, अब देखिएगा इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो मोरक्को की राजधानी पड़ता है रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। ओके, आगे देखते हैं सुलेमान। सुलेमान का बुक पूछेगा आपसे, तो सुलेमान का बुक आपको याद रखना है सिलसिला उत्तर बारिक। सिलसिला उत्तर बारिक के लेखक कौन है? तो वह सुलेमान है। ओके, अब देखिए सिलसिला उत्तर बारिक जो ये बुक है, ये बुक में किसकी जानकारी मिलती है? तो राजपूत राजा की जानकारी मिलती है। राजपूत राजा की जानकारी किसमें मिलती है? तो सिलसिला उत्तर बारिक में जानकारी मिलती है। ओके, आगे देखते हैं अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ के निवासी थे? तो बगदाद के निवासी थे। अल मसूदी कहाँ के निवासी थे? बगदाद के निवासी थे। ठीक है, अल मसूदी जो है, अल मसूदी का बुक पूछेगा आपसे कि अल मसूदी कौन से बुक लिखे थे? तो महरुल जहां। महरुल जहां के लेखक कौन है? अल मसूदी। महरुल जहां के लेखक कौन है? अल मसूदी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं रोमन लेखक। रोमन लेखक में याद रखना है प्लिनी। प्लिनी, प्लिनी क्या लिखे थे? तो प्लिनी लिखे थे नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? तो वह प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है टोलमी। टोलमी जो है, ये टोलमी कौन सा बुक लिखे थे? तो भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लेखक कौन है? टोलमी। भारत के भूगोल के लेखक कौन है? टोलमी। और प्लिनी बोलेगा तो नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी और भारत का भूगोल के लेखक टोलमी। ओके, ये सब चीज आपको याद रखना है। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं क्या जरूर करिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। ओके, कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं और कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से लुसेंट खत्म करेंगे, बिल्कुल ही समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लुसेंट पढ़ाए और आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, बिल्कुल ही समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं और एकदम जीरो लेवल से लेके चले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, और ये जानते हैं। समझिएगा, इतिहास के स्रोत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देखेंगे। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में क्या देखेंगे? तो अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिएगा, देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में अगर बोलेंगे तो इसके जनक पूछेंगे आपसे। तो इसके जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब समझिएगा, अभिलेख। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब समझिएगा, एशिया माइनर या बोगाज कोई का जो अभिलेख है, यह सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, क्या बोले? एशिया माइनर बोगाज कोई का जो अभिलेख है, ये विश्व में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना अभिलेख है। ठीक है, अब समझिएगा, एशिया माइनर अभिलेख या बोगाज कोई अभिलेख जो है, इसमें किस किस देवता की जानकारी मिलती है वो देखते हैं। तो किस किस देवता के बारे में उल्लेख किया गया है? तो वरुण, इंद्र, मित्र, नासत। वरुण, इंद्र, मित्र, नासत के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये एशिया माइनर बोगाज कोई अभिलेख में मिलती है। ठीक है, मतलब उल्लेख किया गया है इस सभी देवता का नाम। ठीक है, अब समझिएगा आगे, दूसरा अभिलेख है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख आपसे पूछेगा कि किस शासक का है।
हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? तो क्या बोलेंगे? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का जो है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथी गुफा अभिलेख में क्या चीज़ के बारे में बोला गया है तो समझिएगा। भारतवर्ष सर्वप्रथम नाम की जो जानकारी मिलती है, भारतवर्ष की नाम की जो जानकारी मिलती है, भारतवर्ष सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलती है। भारतवर्ष की जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और किस शासक के हैं हाथी गुफा अभिलेख? तो कलिंग नरेश खारवेल के हैं। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख में ही कलिंग युद्ध के बारे में बोला गया है। कलिंग युद्ध की चर्चा है। ठीक है, अब देखिएगा कलिंग युद्ध जो है ये कब हुए थे? ये हुए थे 261 BC। 261 मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं इसे। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आप लोग? ओके, अब देखते हैं तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ठीक है किस शासक का है? तो रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यह शक शासक रुद्रदामन का। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जो है ये फर्स्ट संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। फर्स्ट संस्कृत में लिखा गया अभिलेख पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया। अब समझिएगा इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से किस झील की जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आगे। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक का है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त का है। किस शासक का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख? तो समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के शासक होते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये चंपू शैली से निर्मित अभिलेख है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंपू शैली से निर्मित अभिलेख कौन से हैं? तो क्या बोलेंगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त का है। कोई दिक्कत नहीं है। और चंपू शैली से निर्मित अभिलेख इसे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि गद्य एवं पद के मिश्रण से निर्मित अभिलेख है ये। ठीक है, गद्य और पद से निर्मित अभिलेख क्या कहलाता है? चंपू शैली। और ये अभिलेख जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो कि चंपू शैली से निर्मित है। गद्य और पद मिश्रण, दोनों मिश्रण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं पांचवा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? पहले तो आपसे शासक पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख से युद्ध की जानकारी मिलती है। कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है? तो यह युद्ध जो हुए थे ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध हुए थे। ठीक है, और यह युद्ध की जो जानकारी मिलती है मतलब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुए थे वह हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के जो युद्ध को हुए थे उसकी जानकारी जो मिलती है ये ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुए थे? ये हुए थे नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुए थे? नर्मदा नदी के किनारे हुए थे। और इसमें जो है हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक होते हैं इसकी पराजय हो जाती है, मतलब ये हार जाते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जीत जाते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होते हैं किस नदी के बीच होते हैं? तो नर्मदा नदी के बीच होते हैं। ठीक है, और इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे।
दूसरा है मतलब छठा है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में अगर देखेंगे तो इससे जो स्थापित किया गया था, ये गरुड़ स्तंभ लेख जो स्थापित किया गया था, ये हेलियोडोरस के द्वारा एमपी के विदिशा में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ स्तंभ लेख जो है स्थापित किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, तो हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे, तो एमपी के विदिशा में किया गया था गरुड़ स्तंभ लेख की स्थापना। ठीक है, अब समझिएगा इस अभिलेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है, तो भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से, तो गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां देखते हैं, सातवां है एरन अभिलेख। सातवां एरन अभिलेख है, किस शासक का है एरन अभिलेख, तो भानुगुप्त का है। किस शासक का है एरन अभिलेख, तो भानुगुप्त का है। ओके, इसमें जो है सती प्रथा के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। सती प्रथा का उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलते हैं, तो एरन अभिलेख में मिलते हैं, जो भानुगुप्त शासक का। एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का है। और एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो सती प्रथा की उल्लेख की जानकारी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ये किस शासक के हैं, तो गौतमी बलश्री के हैं। नासिक अभिलेख किस शासक के हैं, तो गौतमी बलश्री के हैं। और गौतमी बलश्री किस वंश से हैं, तो ये सातवाहन वंश से हैं। गौतमी बलश्री किस वंश से हैं, तो सातवाहन वंश से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौवां देखते हैं महरौली स्तंभ लेख। महरौली स्तंभ लेख का जो निर्माण करवाए थे, ये करवाए थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहे जाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय किसका निर्माण करवाए थे, महरौली स्तंभ लेख का निर्माण कराए थे। और महरौली स्तंभ लेख जो है ये कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार में ये स्थित है, महरौली स्तंभ लेख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये किस शासक के हैं, तो ये स्कंद गुप्त का है। गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। भीतरी स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो हूनों का जो आक्रमण हुआ था भारत पे, ठीक है, ये हूनों का आक्रमण की जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखने वाले हैं मुद्रा के बारे में। ठीक है, मुद्रा मतलब सिक्का। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं, तो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जो जनक बोले जाते हैं यह जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं, जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, न्यूमेस्मेटिक कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये सब टॉपिक। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा बहुत कम ही व्यूज आता है वीडियो में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से। जिस तरह से हम आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, वैसे ही ईमानदारी से आप लोग पढ़िए, ताकि मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगे। इसीलिए आप लोग मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम थोड़ा सा प्रेरित होते हैं आप लोग को इस तरह से देखते हुए, ताकि आप लोग के लिए जो है हम ऐसे ऐसे मेहनत करते रहें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट ये सब आप तक पहुंच सके। ये हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 कराने जा रहे हैं, बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला कंटेंट ये सब आप तक पहुंच सके। ठीक है, लुसेंट सीरीज जो है कम टाइम में इस तरह से कोई नहीं कराएगा जिस तरह से हम करा रहे हैं। कम टाइम में आपको ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा, और कंटेंट के मामला में आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। हम मुद्रा के बारे में देख रहे थे, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख देखे थे हम, और आज हम मुद्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। अब समझिएगा, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं, तो जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे बोले जाते हैं, जेम्स प्रिंसेप को बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे,
देखिए, पंचमार्ग या आहत सिक्के, पंचमार्ग या आहत सिक्के किसे बोलते हैं? जिन पे कोई लेख नहीं या आकृति नहीं बनी होती है, जिसमें कोई लेख नहीं लिखा गया हो, जिसमें कोई आकृति नहीं हो, उसे कौन से सिक्के कहते हैं? तो पंचमार्ग और आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य प्रारंभ किए थे, ये पहली बार किसके द्वारा किए गए थे? तो इंडो ग्रीक के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? इंडो ग्रीक के द्वारा किए गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के पहली बार किसके द्वारा चलाए गए थे? किसके माध्यम से? तो हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के द्वारा जो है पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए थे। किसके द्वारा? हिंद यूनानी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो कुषाणों के द्वारा, कुषाणु शासकों के द्वारा जो है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन यही बोल दिया कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासक, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक। ठीक है, और सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए थे? तो हिंद यूनानी चलाए थे। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है, और समझना है। आगे देखते हैं। शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सातवाहनों राजा के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के जो मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? भारत में पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ पे मिले हैं? तो यह अरमेडू मिले हैं। तो भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडुस मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अरिकमेडुस मिले हैं। और अरिकमेडु जो है ये कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं आकृति के बने हुए सिक्के। आकृति के बने हुए सिक्के कौन से शासक कौन से सिक्के चलाए थे, कौन सी आकृति के सिक्के चलाए थे, ये हम देखने वाले हैं। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, राम सीता प्लस सूर्य चंद्रमा, राम सीता प्लस सूर्य चंद्रमा के जो सिक्के चलाए गए थे, ये किस शासक के द्वारा चलाए गए थे? तो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे? अकबर के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, राम सीता सूर्य प्लस चंद्रमा का सिक्का चलाया गया था अकबर के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। हाथ में शराब, हाथ में शराब लिया हुआ सिक्कों की आकृति बनवाए थे कौन? तो ये जहांगीर बनवाए थे। कौन बनाए थे? जहांगीर बनवाए थे। ठीक है, शीशे में शराब, मतलब शीशे के, मतलब यहाँ था हाथ में, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सिक्का में हाथ में पकड़ा हुआ शराब के सिक्के जो इसकी जो आकृति बनवाए थे, ये बनवाए थे जहांगीर। ठीक है, आगे देखते हैं। बीना बजाते हुए सिक्के, बीना बजाते हुए सिक्के कौन चलवाए थे या कौन बनवाए थे? समुद्रगुप्त। बीना बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्मी की आकृति के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए थे। मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखते हैं। मयूर आकृति, मयूर आकृति के सिक्के, मयूर आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो कुमार गुप्त के द्वारा चलाए गए थे। कुमार गुप्त के द्वारा जो है मयूर आकृति के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के बने हुए जो सिक्के थे, ये जो चलवाए थे, ये किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो टीपू सुल्तान के द्वारा चलवाए गए थे। टीपू सुल्तान जो है
सिक्के जो चलाए थे इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए रहते थे, और ये किसके द्वारा चलाए गए थे? तो टीपू सुल्तान के द्वारा चलाए गए थे। ये चीज आपको याद रखना है। आगे है बैल। सिक्कों में बैल की आकृति के जो सिक्के चलवाए थे अस्कन गुप्त। गुप्त वंश के शासक थे अस्कन गुप्त, और अस्कन गुप्त के समय ही हुनों का आगमन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ समझिएगा। टकसाल, एक क्वेश्चन छूट गया था। टकसाल, टकसाल वाले जो सिक्के चलाए थे ये चलवाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा जो है टकसाल वाले सिक्के चलाए गए थे। और इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक शासक कहलाते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक शासक अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शैली, समझिएगा ध्यान से। शैली देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जैसे मान लीजिए मंदिर है तो ये उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। तो यही हम भारत बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते थे ये नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते थे। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हुआ करते हैं ये नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते हैं, और नागर शैली से निर्मित मंदिर भी है। जैसे कि राम मंदिर, नागर शैली से एक निर्मित मंदिर ले लीजिएगा, राम मंदिर। भगवान राम जो है, राम मंदिर, राम मंदिर जो है किस शैली से निर्मित मंदिर है? तो नागर शैली से निर्मित मंदिर है, क्योंकि ये उत्तर भारत में ही पड़ जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर बनाए जाते हैं, और द्रविड़ शैली की शुरुआत भी दक्षिण भारत से ही हुई, और नागर शैली की शुरुआत भी उत्तर भारत से ही हुआ। ओके, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर भारत में कौन शैली से निर्मित मंदिर होते हैं? नागर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नागर शैली देखिएगा, द्रविड़ शैली प्लस नागर शैली के मिश्रण को कौन सी शैली बोलते हैं? तो याद रखिएगा, बेसर शैली बोलते हैं। द्रविड़ शैली और नागर शैली से निर्मित मंदिर जो होते हैं यह बेसर शैली कहलाते हैं। नागर शैली द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे मंदिर भी हैं जो बेसर शैली से निर्मित मंदिर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था, मूर्तियों का निर्माण जो हुआ था यह कुषाण काल से माना जाता है। मूर्तियों का निर्माण जो है कुषाण काल से माना जाता है। और कुषाण काल की सबसे बड़ी प्रतिमा पूछ लिया आपसे तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो कुषाण काल की सबसे बड़ी प्रतिमा है या मूर्ति है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब समझने वाले हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल समझिएगा ध्यान से। प्राग ऐतिहासिक काल किसे बोलते हैं समझिएगा। जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इस काल में औजार तथा पत्थर के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते हैं, ठीक है, नहीं हुआ करते थे। यहाँ के लोग पूरा दलिद्र हुआ करते थे, ठीक है, वो उघारे रहते थे। मतलब कुछ ज्ञानवान कुछ नहीं मिला यहाँ पे। तो यही चीज बोला गया है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इस काल में औजार मिले हैं, पर पत्थर के बने औजार मिले हैं। इसी काल को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। अब समझते हैं आगे पाषाण काल। समझिएगा, पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ ये हो गया पत्थर। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया पत्थर के प्रयोग के आधार पे ही हम लोग इसे पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल किसे बोलेंगे? जहां पत्थर का प्रयोग हुआ हो, पत्थर का प्रयोग किया गया है, उसे पाषाण काल बोलते हैं। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण। क्या क्या बोले? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं पेलियोलिथिक। क्या बोलते हैं पुरा पाषाण को इंग्लिश में? पेलियोलिथिक। ओके, मध्य पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक। और नव पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
तो नवपाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक। नवपाषाण को नियोलिथिक, मध्य पाषाण को मीजोलिथिक और पुरापाषाण को पेलियोलिथिक। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे पुरापाषाण। पुरापाषाण काल को भी आप समझिएगा, पुरापाषाण, पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर, तो समझिएगा ध्यान से। पुरापाषाण काल को पत्थर के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। पत्थर के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है पुरापाषाण काल को। एक आपको मिलेगा निम्न पाषाण काल, एक मिलेगा आपको मध्य पुरापाषाण काल, एक मिलेगा आपको उच्च पुरापाषाण काल। क्या क्या बोले? पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पे? तो पत्थर के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये बांटा गया है पत्थरों के आधार पे। अब समझिएगा, इसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ करते थे, समझिएगा, तो समझिएगा निम्न पुरापाषाण काल में जो है पत्थर औजार से मिले थे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं, ठीक है, और इसमें जो औजार का प्रयोग किया करते थे, पत्थर का काम क्या हुआ करता था, औजार के रूप में वहां के लोग प्रयोग करते थे। तो यहाँ के जो पत्थर मिले हैं ये क्वार्टजाइट पत्थर मिले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वार्टजाइट पत्थर, थोड़ा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वार्टजाइट पत्थर जो है किस पाषाण काल में या किस पुरापाषाण काल में मिले हैं? तो क्या बोलेंगे? निम्न पुरापाषाण काल में मिले हैं क्वार्टजाइट पत्थर। और यहाँ पे जो है पत्थरों के उपयोग जो होते थे औजार के रूप में किया करते थे, ठीक है। अब समझते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जो है पत्थर मिले हैं ये जेस्पर और फिलेट के पत्थर मिले हैं, जेस्पर और फिलेट के पत्थर मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में जो पत्थर मिले हैं, यहाँ के पत्थर में या फिर यहाँ के जो पत्थर मिले हैं और यहाँ के जो पत्थर का जो प्रयोग किया करते थे ये बलेट के रूप में किया करते थे। बलेट के रूप में किस काल में पत्थर का प्रयोग करते थे? तो क्या बोलेंगे? उच्च पुरापाषाण काल में। जेस्पर और फिलेट पत्थर कहाँ मिले हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक है। क्वार्टजाइट के पत्थर कहाँ मिले हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल में मिले हैं, ठीक है। और ये सब का पत्थर का जो प्रयोग हुआ करता था कहीं ना कहीं औजारों के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा पुरापाषाण काल में ही शिकार करना प्रारंभ हुआ था, आग की खोज हुआ था। एक्चुअली आग की खोज हुआ नहीं, अचानक से नहीं होता, टकरा जाने से, आंधी तूफान आ जाने से पत्थर में पत्थर टकरा गया, क्योंकि वहां के लोग तो बिल्कुल ही अनजान थे, वो घारे रहते थे, ठीक है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आता था कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, जीना कैसे है। बस आंधी तूफान चला, पत्थर में पत्थर टकराया, आग लगा, उसे लगा कि भूत आया, नहीं कहता है राक्षस आया। लेकिन रियल में वो जब पत्थर टकराया तो रियल में क्या हुआ था? आग जला था। जब आग जला तो आग जलने के दौरान उसे पता लग गया कि यही आग, क्योंकि आग जब जला ना तो बहुत सारे लोग जल के राख हो गए थे, मतलब जल गए थे। तो वही लोग को खखोर के खाने लगे थे। जब खाने लगे तो उसको लगा कि बड़ा टेस्टी लग रहा है, फिर से वही राक्षसवा को बुलाओ। तो वही कोई पत्थर टकरा रहा है, कोई फूंक रहा है, तो ऐसे करते करते एक सफल हो गया। जब ऐसे पत्थर किया तो आग जल गया, तो उसे लगा कि हाँ राक्षसवा आ गया। तो उसे लगने लगा कि पत्थर के टकराने से ही आग मतलब राक्षसवा आने लगता है। उसके कहने का अर्थ यह था कि आग को क्या बोलते थे? वो राक्षस बोलते थे। पत्थर टकराया तो आग जला, तो उसे लगने लगा कि हाँ पत्थर के टकराने से ही आग का आविष्कार हुआ। आग जलने लगा, और आग जब जलने लगता है तो खाना स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि पका हुआ खाना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि पहली बार वो पका हुआ खाना कब खाए थे? जब आग अचानक से आंधी तूफान आ गए थे, पत्थर टकरा गए थे, आग का आविष्कार हो गया था। पत्थर टकराने से ही आग का आविष्कार हुआ ना। तो वहीं के लोग जो है, वहां के लोग इस तरह से वो आग की खोज कर दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज्यादा बकवास नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि देखिए कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ओके। और थोड़ा सा अगर कहानी उनी बोलेंगे तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा, कंटेंट फिर कम आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रयास करते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप लोग तक पहुँचाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिस्ट्री, आप लोग को पता है कि अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है। अतीत के अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है। अब हिस्ट्री को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है।
हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या क्या बोले? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब इस काल के लोग जो है सिर्फ खाना से मतलब रखते थे, लिखना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बस कैसे भी जीवन जीते थे ये लोग, उघारे रहते थे एकदम। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से लिखा गया है कि लोग पढ़ ही नहीं सकता है कि लिखा क्या है। ठीक है, टांगुर मांगुर मतलब बहुत चित्रात्मक, जिसे बच्चा उतरू कैसे लिखते हैं, तो कोई समझ नहीं पाया है कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य भी मिला है और यहाँ पढ़ा भी जा सकता है, जो भी ऐतिहासिक काल में लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। प्राग ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। अब समझिएगा ध्यान से, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है पाषाण काल मतलब कि पत्थर का ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था। बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होने के कारण जो है यह पाषाण काल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, पत्थर प्रयोग होने के कारण जो है इसे क्या बोला जाता है? पाषाण काल। ओके, किसे? प्राग ऐतिहासिक काल को। अब समझिएगा आद्य ऐतिहासिक काल, इसे कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि कांस्ययुगीन काल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबे धातु का प्रयोग हुआ था, कांसा धातु का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता या कांस्ययुगीन काल भी कहे जाते हैं। किसे? आद्य ऐतिहासिक काल को। अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक संबंधित स्रोत, इसमें वैदिक सभ्यता और उसके बाद के काल आपको देखने को मिलेगा। ये सब इंट्रोडक्शन था। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आराम से, अच्छे से समझिएगा। देखिए, प्रथम नगरीय सभ्यता, अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी तो क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब समझिएगा आगे। यहाँ क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1861 में। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक पूछ लिया आपसे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किए थे? 1861 में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? यह भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। लेकिन ये पहले थे, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जो है पहले कोलकाता में थे, लेकिन वर्तमान में पूछेगा आपसे तो वर्तमान में जो है भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जो है ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं अब दिल्ली में है भारतीय पुरातत्व संग्रहालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे, यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? पुरातत्व संग्रहालय, जो कहाँ है? अब दिल्ली में है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय। ठीक है, अब समझिएगा आगे, राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय पूछेगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। ओके, अब समझिएगा आगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में किया गया था। और 1904 में उस समय गवर्नर कौन होंगे? तो क्या बोलेंगे? कर्जन। 1904 में कौन होंगे? कर्जन। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के द्वारा किया गया था 1904 में। ठीक है, और कर्जन के शासनकाल की अगर बोलेंगे बात तो 1899 से लेकर 1905 तक ये रहते हैं। ठीक है, और कर्जन जो है, कर्जन के समय
बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ समझिएगा, पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। अब पाषाण काल का अर्थ क्या हो गया? जहाँ पत्थर का प्रयोग हुआ हो। तो पत्थर के प्रयोग की वजह से, पत्थर के प्रयोग के वजह से इसे क्या कहा गया है? पाषाण काल। और यही पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन है जो इसमें बांटा गया है? तो पहला है पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, क्या क्या बोले? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। ओके, मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीजोलिथिक। क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक। ओके, नव पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। नव पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। ओके, चौथा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिरकोलिथिक। ताम्र पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिरकोलिथिक। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिएगा, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था। अब समझते हैं धीरे धीरे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसमें जो प्रयोग हुआ है, इसमें पूरा पाषाण काल में जो प्रयोग हुआ है, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग हुआ है। पूरा पाषाण का जो प्रयोग हुआ है पूरा पाषाण काल में, इसमें बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बड़े बड़े जो पत्थर का प्रयोग किया गया है, या किस काल में किया गया है? तो पूरा पाषाण काल में किया गया है। यहाँ के लोग जो थे खानाबदोश थे। पूरा पाषाण के जो लोग थे खानाबदोश थे। खानाबदोश का अर्थ ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये खाने से मतलब रखते थे। इसको कंपटीशन का तैयारी नहीं करना होता था उस वक्त। सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब रखते थे। कैसे भी बस खाना मिल जाए, इसको बस खाने से मतलब रखते थे। ठीक है, तो इसलिए पूरा पाषाण के लोग जो थे ये खानाबदोश थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। यहाँ के लोग जो थे मतलब कि पूरा पाषाण के जो लोग थे यह एकदम आदि मानव थे। आदि मानव एकदम दलिद्दर, ठीक है, जानवर की तरह रहते थे। तो यहाँ के लोग क्या थे? आदि मानव थे। तो पूरा पाषाण के लोग क्या थे? आदि मानव थे। यहाँ के लोग जो है पहली बार आग की खोज किया था। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? तो आग का खोज हुआ था। अब आग का खोज ऐसे नहीं हो गया। ये खोज क्या करेंगे? जिसको खाने से सिर्फ मतलब रहता था वो खोज क्या कर पाएंगे? अचानक से खोज हो गया। अब वो खोज कैसे हो गया? तो आंधी तूफान कैसे आता है? आंधी तूफान आया, पत्थर में पत्थर टकराया, ठीक है, वहीं से आग पैदा हुआ। तो वहाँ जिंदा लोग झुलस गए थे। ठीक है, वो लोग भागने लगे थे, बोलने लगे थे राक्षस आया, राक्षस आया, राक्षस आया, भागो भागो भागो। उसको थोड़े समझ था कि आग ये होता है, इससे खाना पकता है, उसको थोड़े ना पता था। जब वो बाद में आए, अगर शांत हो गए, आंधी तूफान जब बंद हो गए तो आए तो देखे एकदम, तो वही जो है मरा हुआ जीव को, मरा हुआ इंसान को नोच नोच के जब खाए उसको बड़ा टेस्टी लगा। तो वो फिर सोचा कि भाई वो राक्षसवा आयल छिलो, आ वही देखिए राक्षसवा आयलो हमारा लिए खाना प्रबंध करल को। उसके मन में ये विचार चला। तो वो फिर सोचा क्यों ना फिर से राक्षस को बुलाया जाए, मतलब कि वही आग को बुलाया जाए। हमने बोलते हैं अब कि आग है, लेकिन वहाँ उस समय के लोग आग को ही क्या समझते थे? राक्षस, राक्षस आया, राक्षस आया। ठीक है, तो फिर से वो बुलाए। कैसे बुलाएंगे अब वो? तो वही कोई पत्थर में पत्थर टकरा रहा है, कोई पीठ रगड़ रहा है, कोई ईंटा फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। ऐसे करते करते एक बार क्या होता है? सफल हो जाता है। पत्थर में पत्थर टकराता है, बस आग मतलब निकल जाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि राक्षसवा ऐसे आता है, ऐसे आग होता है। वहीं से उसका दिमाग खुलता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते विकसित होता है उसका दिमाग। तो ये सब कहानी था। बाकी कहानी सुनाएंगे तो थोड़ा कंटेंट का अभाव हो जाएगा, इसलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। पूरा पाषाण काल को मैक्रोलिथिक कहा जाता है।
क्यों? मैक्रो मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग के वजह से पुरापाषाण काल को मैक्रोलिथिक कहा जाता है, लिथिक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में छोटे पत्थर का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे मोटे पत्थर का जो प्रयोग हुआ था किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा देखिए, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, लेकिन लोग यूज करना, आग का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आग का क्या काम है, तो यहाँ के लोग मध्यपाषाण काल के लोग जो है आग का फिर क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे। तो आग का प्रयोग पूछेगा तो मध्यपाषाण काल में, आग का आविष्कार पूछेगा तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, दोनों याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इसे मैक्रोलिथिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग हुआ था। मैक्रो मतलब छोटा, तो छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो है नया नया चीज का आविष्कार हुआ था। अब देखिएगा, नवपाषाण काल में यहाँ छोटा छोटा चमकदार एवं नुकीले पत्थर का प्रयोग हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नुकीले पत्थर का जो प्रयोग किया गया था ये किस काल में किए गए थे? तो क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल में किए गए थे। नव मतलब क्या हो गया? और यहाँ के लोग जो है नया नया चीज का आविष्कार करना प्रारंभ किया। तो नवपाषाण काल में यहाँ नया नया खोज किया गया था। पहली बार लोग जो है पशुपालन करना प्रारंभ किया। किस काल में? नवपाषाण काल में। पहली बार क्या किया? पशुपालन करना प्रारंभ किया। और पहला पशु जो बनाए गए थे, या पहला पशु कौन थे? तो पहला पशु कुत्ता बनाया गया था। तो नवपाषाण काल में पहला पशु क्या था? कुत्ता था। यहाँ के लोग जो है खेती करना प्रारंभ किया। नवपाषाण काल के लोग क्या किया? पहली बार खेती करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार खेती करना किस काल से प्रारंभ हुआ? तो क्या बोलेंगे? नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो यहाँ के लोग हैं अस्थायी जीवन जीने लगे, समाज का निर्माण करने लगे। उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नया नया चीज का जो आविष्कार किया गया था ये सब नवपाषाण काल में किया गया था। चाहे पशुपालन हो, पशु को पालना हो, या फिर अस्थायी जीवन हो, पहिया का आविष्कार हो, ये सब जो है नया नया चीज जो आविष्कार किया गया था ये नवपाषाण काल में किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल। अब देखिएगा, ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे तांबा प्लस पत्थर का प्रयोग करते थे। तांबा प्लस पत्थर का जो प्रयोग हुआ था यह ताम्रपाषाण काल में हुआ था। स्पेशली तांबा का जो प्रयोग हुआ था ताम्रपाषाण काल में, इसी वजह से इसे चिल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ नोट करिएगा, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन था? तो वो थे तांबा। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार तो क्या बोलेंगे? कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो पहला औजार थे वो कौन थे? कुल्हाड़ी थे। ठीक है। पहला फसल, मानव द्वारा जो पहला फसल उगाए गए थे वो पहला फसल कौन थे? तो गेहूं, जौ और चावल थे। गेहूं, जौ और चावल थे। लेकिन मानव की उत्पत्ति पूछ लिया आपसे कि मानव की उत्पत्ति पहली बार कहाँ से मिले थे? तो अफ्रीका से मिले थे। कहाँ से मिले थे? अफ्रीका से मिले थे। अब समझिएगा, गेहूं, जौ का जो प्रयोग हुआ था यह मेहरगढ़ से प्रारंभ हुआ था। गेहूं और जौ का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। आगे अब समझिएगा, सजीव मतलब होता है क्या? जीवित चीज। जैसे मरा हुआ कोई भी चीज है तो सब क्या हो गया? सजीव हो गया। तो सजीव का जो पता लगाया गया था, मतलब कोई व्यक्ति मर गया या फिर कोई जीवित गाय हो, बैल हो, मतलब जिसमें जान हो, उसे क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो सजीव का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था या फिर किसका इस्तेमाल किया गया? सजीव मतलब क्या हो गया? जीवाश्म। सजीव से जो जीवाश्म उत्पन्न हुए थे, मतलब सड़ गया, गल गया, सजीव चीज। ठीक है। तो वो जीवाश्म की वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक लोग जो है किसका इस्तेमाल किए थे? तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किए थे।
सजीव चीज का इस्तेमाल, मतलब सजीव चीज का पता लगाने के लिए। अब सजीव चीज में क्या हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे, जिसमें जान हो, ठीक है, जो मर गया, गल गया, सड़ गया। तो वही सजीव चीज का पता लगाने के लिए कि ये चीज जो है कितना साल पुराना है, ठीक है, ये कैसे पता किया गया, कार्बन डेटिंग के द्वारा पता किया गया था। अब निर्जीव, निर्जीव में जो हिल डुल नहीं सकता, चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, ये सब क्या है, निर्जीव चीज है। तो ये सब का, जैसे निर्जीव में क्या आ जाएंगे, पत्थर हो, पहाड़ हो, ये सब निर्जीव चीज हो जाएंगे। तो निर्जीव चट्टान, जैसे निर्जीव चट्टान या निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लोग किसका इस्तेमाल किया, तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया। और इसी से पता लगाया गया कि निर्जीव चीज मतलब चट्टान की आयु कितना साल पुराना है, ठीक है, यही सब चीज से पता किया गया। तो निर्जीव का पता लगाने के लिए, मतलब कि चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया वैज्ञानिक लोग, यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया। और सजीव मतलब जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, जीरो लेवल्स उठा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। पूरा एकदम एक लोड नहीं देते हैं आप लोग पे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरा दिमाग से बाहर हो जाए। तो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। इसका नोट्स बना लीजिएगा, अगर बना लेते हैं तो आपके पास जो है पूरी तरह से लुसेंट का नोट्स हो जाएगा। वैसे तो हम PDF दे ही देते हैं ये क्लास नोट्स का, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं या फिर ये वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।